हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अब हम आज से शुरू कर रहे हैं एएलपी की साइंस का कोर्स है। ठीक है, जो 2024 में हुआ था, जो कि पूरा पीवाईक्यू पर आधारित होगा, है ना। और यही हमारे रेलवे के सारे एग्जाम में रिपीट होता रहता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ना। तो हम शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ना। पहला क्वेश्चन हमारा आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड के द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास के कारण धारित ऊर्जा। ठीक है, जब वो बोलता है कि पिंड के द्वारा स्थिति और विन्यास के कारण, तो वो कौन सी ऊर्जा होती है? हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, इसको थोड़ा ना इस साइड से नहीं, इस साइड से करेंगे। ठीक है, ये हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो ये mgh के बराबर होता है, जो कि m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्व होता है और h इसकी हाइट होती है। g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो बोल रहा है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है जी, नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो नाभिक के विखंडन और संलयन से, ठीक है, ये जो प्राप्त होती है वो विखंडन और नाभिक के संलयन से, विखंडन और संलयन से प्राप्त होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो होती है तो क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा होती है। और ये इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा, प्रकाश ऊर्जा होती है। प्रकाश को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। और ये एक, है ना, क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा आ जाएगी ना, प्रकाश ऊर्जा होती है। और ये एक क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी आ जाती है? अगर मैं बताऊं तो रेडियो होता है, ठीक है, रेडियो होता है, माइक्रो होता है, इंफ्रा होता है, विजिबल होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, फिर एक्स रेज होता है और गामा रेज होता है। ये 7 तरह की क्या होती है हमारी ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ना। चौथा ऑप्शन क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 हाफ, मतलब 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होता है। और गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? इसको हम क्या कह देते हैं? ये होता है यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है हमारा? काइनेटिक, सॉरी, ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अपना अगला। अगला है, कौन सा कोशिकांग एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करता है? अब जानते होंगे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। और कोशिका को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोशिका का जब हम इसे पावर हाउस कह रहे हैं तो इसका मतलब ये ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा, और ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा
तो क्या होगा, एटीपी के रूप में उसी से हमें ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारा ये पहले नंबर का ऑप्शन क्या दिया है, अगर इसको देखें तो लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो कोशिकीय पदार्थों को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब ऑप्शन नंबर है 3। क्लोरोप्लास्ट क्या बोल रहा है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये काय में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, और ये पादप कोशिका जो होती है यूकैरियोटिक कोशिका होती है और प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये है केंद्रक झिल्ली और हमारे कोशिका झिल्ली के बीच क्या करता है, ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच क्या करता है, एक तरह का रास्ता बनाता है। ठीक है, और इसी में हमारे क्या चिपके होते हैं, ये राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो होता है, क्या होता है, वो होता है प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का क्या करता है, ये संश्लेषण करता है। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। ठीक है, तो जो हमारा चुंबकीय क्या बोलते हैं, चुंबकीय कंपास होता है, ये चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है, दिशा सूचक यंत्र होता है, मतलब कि हमें क्या कराता है, दिशाओं का ज्ञान कराता है, दिशाओं का बोध कराता है। ठीक है, दिशाओं का बोध कराता है ना। विद्युत जनित्र जो होता है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत जनित्र यांत्रिक को काय में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो होती है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, और माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा को क्या में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये हमारे चारों ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, चुंबकीय कंपास। अब चलेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्या। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, ये 2 है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये 3 है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परिवर्तित प्रकाश कैसा होता है, ये जो है हमारा, तो ये जो है कैसा होता है, मुख्य फोकस से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, देखो अभिसरित तो होगा नहीं, अभिसरित तो होगा नहीं। अभिसरित का मतलब है
कि किसी चीज को इकट्ठा करना, मतलब प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं ना, इकट्ठा करना। ठीक है, और ये इकट्ठा करने का काम तो करता नहीं है। ठीक है, तो हमारे ये दो तो वैसे भी गलत हो जाएंगे। अब अपसरित और अपसरित, अब ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है ना। हम इसको अपसारी लेंस भी तो कहते हैं ना, किसको, हम उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है, सॉरी अपसारी दर्पण कहा जाता है ना। इसका डायग्राम कैसा बनता है हमारा, ये अंदर की तरफ में विलेखन होता है, और ये यहाँ से क्या करता है, प्रकाश की किरणों को इस तरह से ये फैला देता है, तो ये फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, और उसी तरह अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, जब HCl, क्या बोल रहा हूँ, जब HCl अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, तो HCl का फॉर्मूला क्या होता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और पानी का क्या होता है, H2O होता है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है, ये इससे मिलकर क्या बना देगा हमारा, ये H3O है ना, और ये इससे मिलकर ये बना लेगा, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, क्लोरीन इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन, ये क्लोरीन जो होती है सत्तर ग्रुप की क्या होती है, हैलोजन गैस होती है। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण, तो तारों का टिमटिमाना जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है ना। ठीक है, क्या होता है, जब हम देखते हैं तारों को तो गति क्या होने के कारण, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण हमारी जो दृष्टि है वो ऐसे ऐसे चलती है ना, तो हमें वो ब्लिंक होता हुआ नजर आता है, क्या, तारे, है ना, इसलिए ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, फिर राइट ऑप्शन का हमारा ये हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जितनी भी सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो परावर्तन के बाद दिखाई देती हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है ये है, प्रकाश का इसमें क्या हो रहा है, छोड़ो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये जो है, अरे यार, 7 रंगों में टूटना। ठीक है, जो हमें प्राप्त होता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, और जो प्रकाश का व्यतिकरण होती है इसमें क्या होती है, दो या दो से अधिक तरंगे जो होती हैं एक परिणामी तरंग बनाती हैं मिलकर, मतलब दो लोग, मतलब जैसे दो लोग हैं ए प्लस बी मिलकर क्या कहलाते हैं, ए बी बनाती एक परिणामी तरंग बना देती है। ठीक है, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है,
क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 में, जो कि है क्या कह रहा है क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, CuO प्लस NH3 इक्वल टू इस समीकरण के लिए संतुलित समीकरण। ठीक है, तो संतुलित समीकरण देखना, अब हम सब में क्या मिलाना पड़ेगा, उनकी अणुओं की संख्या मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सब सारे चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जब मैं 1 देखूंगा तो यहाँ पे देखो 2 कॉपर के हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 3 है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा पहले। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है 3 Cu दे रहा है, तो यहाँ पर 3 Cu कॉपर के परमाणु हैं, ये राइट है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 ऑक्सीजन के हैं, है ना, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। अब यहाँ हम देखें तो 2 नाइट्रोजन के हैं, है ना, परंतु यहाँ क्या दे रहा है, ये 2 नाइट्रोजन के हैं, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन दे रहा है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन है तीसरा क्या बोल रहा है, 3 कॉपर। ठीक है, ये 3 कॉपर, यहाँ पर 3 कॉपर, 3 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा, ये वाला 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, ये भी राइट है। 2 नाइट्रोजन, तो ये 2 नाइट्रोजन दे रहा है, और ये कितना दिया है, CH3 मतलब 6 हाइड्रोजन, तो ये भी 6 हाइड्रोजन, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। अब अगर इसको चेक करना तो बनता नहीं है, ठीक, कुछ ना कुछ इसमें गलत होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 8 आएगा हमारा। ठीक है, 8 है कि 9 है, 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्या बोल रहा है, किसी परमाणु की, क्या बोल रहा है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो परमाणु की परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन के बराबर होती है। ठीक है, परमाणु संख्या को हम Z से दर्शाते हैं, और ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और इसी तरह द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, जिसको A से दर्शाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है ना, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ये तो होता नहीं है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ये भी नहीं है, और ये है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो कि हमारे काय के बराबर होती है, ये Z के बराबर होती है। ठीक है, परमाणु संख्या के A के बराबर है ना, एटॉमिक मास के बराबर होती है। अब आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु से निकलने वाली स्पाइनल तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ये जो बनाती है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है, मस्तिष्क को हम परिधीय तंत्र का तंत्र कहते हैं, है ना, किससे बना होता है, कपाल तंत्रिका प्लस मेरुरज्जु की तंत्रिका, है ना, कपाल प्लस क्या होता है, कपाल प्लस मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं से बना होता है। ठीक है, मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं से बना होता है। इसी तरह एक होता है हमारा ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, जो कि अनैच्छिक गतिविधियां इसमें सारी आती हैं, और ये होता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ब्रेन और कैसे मिलकर बना होता है, ये बना होता है हमारा ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, समझ जाना, है ना, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
अब चलेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। 11 कह रहा है कि कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के स्थान पर समान क्रियात्मक समूह, ठीक है, समान, कौन सा? ये वाला, कि प्रतिस्थापन से बनने वाले यौगिकों के क्रम को क्या कहा जाता है? तो क्योंकि समान क्रियात्मक समूह से बनने वाले, नाम में ही जब समान है तो हम उसको क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी कहा जाएगा। अगर ये दिशा में आ जाएगा कार्बन की हाइड्रोजन, मतलब कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के विषम क्रियात्मक समूह होंगे तो वो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? वो विषम श्रेणी के आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये श्रृंखला में होंगे तो क्या होंगे? मतलब एक तरह की चेन बनाएंगे तो वो श्रृंखला होंगे, मतलब सी 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 कार्बन, है ना, श्रृंखला होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अलग कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? तो लक्षण किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? तो हमारे अंदर जो लक्षण आते हैं वो माता और पिता के डीएनए से आते हैं, दोनों के डीएनए से होते हैं। किसी में माता के लक्षण होते हैं, किसी में पिता के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल पितृ से नहीं आता, केवल माता से नहीं आता, केवल मात्र दादा दादी इनसे नहीं आता, ठीक है ना। तो हमारा ये हो जाएगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 4 तरह की इसमें क्या होती हैं? क्षार होती हैं। कौन कौन सी? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, ये एडेनिन, ये है एडेनिन है, फिर गुआनिन है, ये गुआनिन है, ये थाइमिन है और ये साइटोसिन होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया? 12। 12 के बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडी पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं क्या करूं, इसकी अभिक्रिया श्रेणी जो है हमारी चक्रीय श्रेणी है ना, उसको अगर मैं लिखूं तो क्या होता है? ये होता है, यहां से लिखेंगे हम काना का मोंगे आलो जिंक फिर आयरन होता है, ठीक है। इसके बाद मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ के बाद आयरन के बाद लेड होता है, लेड के बाद क्या होता है? ये होता है कॉपर, ये होता है कॉपर, कॉपर के बाद होता है पारा, पारा के बाद होता है सिल्वर और सिल्वर के बाद क्या होता है? ये गोल्ड होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे ये जो होती हैं ये ठंडे पानी से क्रिया कर लेती है, पहली ही पोटेशियम होती है। ये जो होती है ये कौन सा? सोडियम और कैल्शियम। ये जो होती है वो गर्म पानी से क्रिया कर लेती हैं, ये ठंडे पानी से क्रिया कर लेती हैं। ये जो होती है वो गर्म पानी से क्रिया कर लेती हैं। मैग्नीशियम जो होती है वो भाप से क्रिया कर लेती है, ठीक है। इसके नीचे जो आती हैं ये इनसे क्रिया नहीं करती, समझ लो, ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करती। तो हमारे ये नीचे वाले आ जाएंगे कौन कौन सा? एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन, है ना। और ये दो तो करते भी नहीं है किसी से, है ना। ये वाली सबसे नीचे वाली कौन सी? सोना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है। ये हमें ये टेबल याद होना चाहिए। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है काना, काना का मांगे आलू जिंक आयरन लेड, है ना। फिर ये कॉपर हाइड्रोगायरन होता है, ये अर्जेंटिनम होता है और ये औरम होता है, ठीक है। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। अब चलेंगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 13 था।
इसमें हमने नंबर में डाले। फिर अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा कौन सा, 14 है क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा 14। ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है। तो रेखित पेशियां जो होती हैं वो बेलनाकार, शाखित और बहुकेंद्रीय होती है हमेशा। ठीक है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 ना, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना, तो हमारी कौन सी आ जाएगी, ये बेलनाकार, शाखित और बहुकोष्ठीय होती है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगला, क्वेश्चन है 15। ठीक है, ये बोल रहा है यदि पृथ्वी और एक सेब जिनके बीच की दूरी x है, ठीक है, के बीच आकर्षण बल क्या लगता है, F लगता है। ये बल है और इनके बीच की दूरी x है। ठीक है, क्या लगता है, तो अगर इसको मैं क्या करूँ, दूरी को 2x कर देते हैं तो बल कितना होगा। ठीक, अब चूंकि बल जो होता है वो दूरी के क्या होता है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर ये एक है ना, एक एक्स कह सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 के बराबर, है ना। लेकिन जब ये दूरी को हम दोगुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बल F/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, दूरी पर कार्य करना बल F/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आ जाता है अगला क्वेश्चन नंबर 16। ये है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या बोल रहा है, जेली के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त अवस्था है। ठीक है, जेली के मामले में कौन सी परिक्षिप्त अवस्था है। ठीक, परिक्षिप्त जो अवस्था होती है वो द्रव अवस्था परिक्षिप्त अवस्था कहलाती है। ठीक है, लेकिन जब परिक्षेपित होती है, परिक्षेपित वो क्या होती है, ठोस अवस्था जो होती है जेली की, परिक्षेपित अवस्था ठोस अवस्था होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द्रव अवस्था। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 17। ये बोल रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या होगी। तो हम जानते हैं कि F बराबर m, ये फॉर्मूला होता है और ये न्यूटन की गति का कौन सा, सेकेंड नियम है। ठीक है, जब हम इसके मान रख देंगे तो बल का मान क्या आ जाएगा, द्रव्यमान है 10 के और जो है त्वरण दिया है हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बराबर 25 मीटर पर सेकेंड न्यूटन हो जाएगा। बल का मतलब जो होता है वो न्यूटन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, 25 न्यूटन बल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 आ जाएगा, है ना। 18 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 18 है कि कपड़े प्रेस करना। ठीक है, कपड़े प्रेस करना, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर। ठीक है, तो अब कपड़े प्रेस, जैसे अगर प्रेस को अगर ले लें
है ना। तो वो क्या होता है, गर्म होता है, मतलब हीट प्रोड्यूस करता है। टोस्टर ले लो तो वो भी उसको क्या करता है, गर्म करता है। ठीक है, ओवन है ना, ओवन भी क्या करता है, गर्म करता है। केतली में चाय गर्म रहती है, हीटर से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो कुल मिला के ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, ये तापन प्रभाव है ना पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्या बोल रहा है, बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिस्थिति तंत्र से संबंधित है। ठीक है, अब परिस्थिति तंत्र से संबंधित करें। ठीक है, अब इसमें परिस्थिति तंत्र में जीवित जीवों से मिलकर बने जैविक घटक होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ये बोल रहा दूसरा ऑप्शन है कि सभी हरे पौधे और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उत्पादक होते हैं, बिल्कुल सही है, ये उत्पादक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहा है, ये तीसरी कंडीशन है कि अपघटक जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट आ जाएगा, है ना, जो कि 20 नंबर होगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, इसका कारण क्या है। अब सिंपल सी बात है, अगर वो गतिमान है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अगर अगर स्थिति मतलब एक जगह स्टेबल है तो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है ना। और ये तो अब पहले बढ़ाया था यांत्रिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अब हम अपना अगला सेट का वीडियो लेके आएंगे अगले वीडियो पर। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे।